वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 एनसीईआरटी के खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इससे पहले हम 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी के। 7 चैप्टर्स में आपके जो क्यूज़ बनेगी वो भी धीरे धीरे तैयार की जा रही है। जैसे ही 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तो सीटेट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी क्यूज़ आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, जहाँ भी आप हमसे कनेक्टेड हो। साथ में यूट्यूब पर भी उनको सोल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को सुकून से देखें। इत्मीनान से देखने के बाद में यदि आपको लगे कि वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर ज़रूर करें। इसकी सभी पीडीएफ, जैसा कि हमने मिशन चलाया है, सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। वो सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप से आप लिंक हो जाइए। वहाँ आपको सारी पीडीएफ, अब तक की जितनी भी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो आज हम बात करते हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में। तो इसमें जो पहला टॉपिक है खुशहाल गांव, पहले नाम से पता चल रहा होगा। खुशहाल गांव का मतलब है वहाँ पे समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो क्या होगा, वहाँ की किसान जो खेती है, खेती अच्छी होगी, उपज वहाँ की अच्छी होगी। इसके अलावा हम समृद्ध शहर की बात करेंगे तो समृद्ध शहर का मतलब है वहाँ का जो व्यापार है वो अच्छा होगा। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। साथ में एक जगह की बात करेंगे, वो है अरिकमेडो। इसके अलावा एक रोम की भी हम साथ में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए क्लास को। पहला टॉपिक रहेगा लोहे के औजार की खेती। लोहे के औजार और खेती। अब देखो, सीधी सी बात है, लोहे के औजार की हमने जो बात पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। लोहे के औजार कहाँ से मिले, कैसे मिले, कब इसकी जो है खोज हुई थी, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में फिर से आए तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और इसके जो साक्ष्य कहाँ से मिल चुके थे हमें, महापाषाण कब्रों से लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले थे, जो कि हम पढ़ चुके हैं। आपने देखा होगा कि लोहे के जो औजार थे वो जो है कब्रों में मिले हैं। क्यों मिले हैं? क्योंकि वो इंसान के साथ में उसके जो औजार थे, उसके जो खाने पीने के सामान थे, वो दफन कर दिए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, जब लोहे की खोज हो चुकी थी तो इसके साथ में जंगलों को साफ करने के लिए लोहे से क्या बना ली, कुल्हाड़ी बना ली, और जुताई के लिए हलों के फाल बना लिए। जब इतना सब कुछ हो जाएगा तो अगर हल बन गए, कुल्हाड़ी बन गई, जंगल साफ हो गए, तो खेती का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होना बनता ही है। तो क्या हुआ, खेती में उपज अधिक बढ़ी। अब बात करेंगे उपज के बारे में। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। एक तो लोहे की खोज हो गई, मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया, जंगलों को साफ किया और वहाँ पे खेती करना शुरू कर दी। तो साथ में अब खेती तो कर ली, चलो ठीक है, हमने जो जंगलों को साफ तो कर दिया, लेकिन उसके लिए खेती के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए ये क्या करने लगे, उसके लिए करने लगे सिंचाई के लिए नहरें, कुएँ, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब बात करते हैं कि जो गांव के लोग थे, गांव में और शहरों में दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं गांव के। तो गांव में कौन लोग रहते थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। तो गांव में कौन लोग रहते थे, मेन क्वेश्चन ये है। तो कितने प्रकार के पूछेगा, तो 3 प्रकार के लोग रहते थे। उनमें हम बात करें अगर तमिल क्षेत्र की, तो बड़े बड़े जो भूस्वामी होते थे उनको वेल्लला कहा जाता था। इसको याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेल्लला किसे कहा जाता था, तो आंसर होगा तमिल क्षेत्र में बड़े बड़े भूस्वामियों को वेल्लला कहा जाता था। साथ में बात करें साधारण हलवाओं को किस नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम होगा उणवार। अगर हम बात करें भूमिहीन, मजदूर, दास, इनके बारे में, तो इनको क्या कहा जाता, कैडसियार और अदीमई। कैडसियार और अदीमई। आगे हम बात करेंगे देश के उत्तरी हिस्से की। उत्तरी हिस्से में जो गांव का प्रधान था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, और ये जो पद था, ये पद हमेशा वंशानुगत हुआ करता था। सामान्यतः गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ग्राम भोजक हुआ करता था। अब ग्राम भोजक की नियुक्ति तो होती नहीं थी, वंशानुगत होते थे। अब एक बार जो बन गया वो बनता ही रहता था। और कौन होता था, मैक्सिमम ये सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साथ में आपको ये बात बता दूं, जो ग्राम भोजक है इसी को ही सेना की भी जिम्मेदारी मिली हुई रहती थी, क्योंकि उसके ग्राम की पूरी जिम्मेदारी ग्राम भोजक की होती थी। साथ में राजा अगर कोई आदेश देता था तो ग्राम भोजक को देता था। कर वसूली का कार्य ग्राम भोजक का था। तो मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ग्राम का राजा कौन हो गया, ग्राम भोजक हो गया। आगे हम बात करेंगे ग्राम भोजकों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे।
स्वतंत्र जो छोटे छोटे स्वतंत्र कृषक होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इसे भी याद कर लेना, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है, वर्ड्स हैं, इनको याद करना जरूरी है। तो गृहपति किसे कहा जाता था? जो छोटे मोटे स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। अब देखो आगे जाके संगम साहित्य, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। संगम साहित्य किसे कहते हैं? तो प्राचीन तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो तमिल में जितनी रचनाएं हुआ करती थी उन सबको क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। और ये कब हुई है? 2300 साल पहले की रचनाएं हैं। अगर हम बात करें तो आप आंसर मुझे कमेंट करके दीजिएगा कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। एक कमेंट में आप आंसर देना। अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो आप इजीली आंसर दे दोगे। अब हम बात कर रहे हैं तमिल की। तमिल मतलब दक्षिणी भारत की। तो मदुरै की बात करना भूल नहीं सकते। मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। किनका किया जाता था संकलन किया जाता था संगम साहित्य का, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में। आगे हम बात करेंगे नगर की। अभी हमने बात की है गाँव की, अब हम बात करेंगे नगर की। नगर की जैसे ही बात करेंगे, क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। जितने भी वर्ड मैंने ये बोले हैं ये के सारे वर्डों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इनसे ही हमें पता चलेगा कि एक नगर की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम एक वर्ड की बात कर लेते हैं। जिस तरह की हमने एक बात की थी संगम साहित्य की, जो तमिल की थी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे जातक कथाओं की। जातक कथाएं क्या होती है? ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। बौद्ध भिक्षुओं या आप भिक्खु बोल सकते हो, बौद्ध भिक्खुओं ने इनका संकलन किया। तो क्या थी? एक आम लोगों में प्रचलित कहानियाँ थी और संकलन किन्होंने किया था? इसको बौद्ध भिक्खुओं ने। आगे बात करेंगे, अनेक शहरों में वले कूप मिले हैं। और वले कूप गुस्लखाने, नाली, कूड़े के लिए प्रयुक्त होते थे। ये लोगों के घरों में भी होते थे। तो आपको क्या याद करना है कि शहरों में क्या मिले हैं? वले कूप मिले हैं। ये आंसर किस में आता है? राइट रॉन्ग वाले क्वेश्चंस टाइप में आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करें सांची की। सांची के स्तूप की हम पहले ही बात कर चुके हैं। सांची के स्तूप की बात कर ली, तो आप ही मुझे ये बताइए, लिख रखा है आपके स्क्रीन पर, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। और सांची किस लिए फेमस था? उसकी मूर्ति कला के लिए। अब एक जगह आई है बेरी गाजा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम है। तो क्वेश्चन बनता है भरूच का यूनानी नाम क्या है? बेरी गाजा। और बेरी गाजा क्या है? तो आप क्या आंसर दोगे? भरूच का यूनानी नाम। आगे बात करेंगे, जो ये जगह है बेरी गाजा, यहाँ पर क्या आयात किया जाता था और क्या निर्यात किया जाता था? तो आयात की जैसे बात करें तो शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना व चांदी के सिक्के, ये सब आयात किए जाते थे। जबकि निर्यात की जब बात करेंगे तो हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, रेशम, सूती कपड़ा, इत्र और कार्निलियन, ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी। तो दोस्तों इन चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मैंने इसमें लिखा है। वैसे और भी चीज़ें निर्यात आयात की जाती थी, लेकिन जो एग्ज़ाम में जनरली पूछ लेते हैं वो यही चीज़ें हैं, इनको आप याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे सिक्कों की, क्योंकि सिक्के से उस साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि वो साम्राज्य किस प्रकार था। तो सिक्कों की बात करें तो प्राचीन सिक्कों में जब बात करते हैं तो उनको कहते हैं हम आहत सिक्के। तो आहत सिक्के, सबसे पुराने आहत सिक्के लगभग 500 साल तक चले। कितने साल तक चले? 500 साल तक। और कैसे थे वो? वर्गाकार थे, आयताकार थे और वृत्ताकार थे। किसके बने होते थे? चांदी या तांबे के आहत कर आकृति बनाई जाती थी। अब आहत सिक्के इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चांदी और तांबे का धातु लेकर, और ये क्या कोई जो आकृति है वो उकेर देते थे। और आकृति कैसे उकेरा करते थे? उस पर आहत करके। आहत का मतलब है उसको ठोक कर। उसके बाद में हम बात करें, ईसा की प्रथम आरंभिक सदी तक ये प्रचलन में रहे। कब तक रहे? कि ईसवी जो पहली सदी थी ईसवी की, उस तक ये क्या रहे? प्रचलन में रहे। कौन से सिक्के? आहत सिक्के। आगे हम बात करेंगे जो गतिविधियां थी नगरों की, उनके बारे में, किस तरीके की व्यवस्था थी वहाँ की। तो नगर में हम एक ही जो है नगर को सेलेक्ट करेंगे और उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो नगर है मथुरा। तो 2500 से भी ज़्यादा समय तक ये क्या रहा? महत्वपूर्ण नगर रहा। यहाँ पर यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते थे। पहला रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व, मतलब जो है एक रास्ता हो गया उत्तर पश्चिम से पूर्व का और दूसरा हो गया उत्तर से दक्षिण का। तो इस एक रास्ता इस तरीके से हो गया और एक रास्ता इस तरीके से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसने पूरी दिशाएं कवर कर ली। जो है ये जो उत्तर पश्चिम वाला रास्ता है वो कुछ इस प्रकार से होगा।
पहला वाला जो रास्ता है उत्तर पश्चिम कौन सा वाला एरिया ये है, और उसके बाद में ये पूर्व। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमारे पास में एक रास्ता, दूसरा इस तरीके से रास्ता हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, पूरा पूरा एरिया कवर हो गया। अब हम बात करेंगे शहरों के चारों ओर क्या लगी हुई थी, किलेबंदी। किसकी बात कर रहे हैं, मथुरा शहर की। और अनेक मंदिर भी वहाँ पे पाए गए हैं जो कि आज भी विद्यमान है, मंदिरों के लिए ही वो प्रसिद्ध है। जब मंदिर है तो वहाँ पर क्या पाई जाएगी, मूर्तियाँ पाई जाएगी। मूर्तियों का केंद्र भी क्या कहलाता है, मथुरा ही कहलाता है। और आगे बात करें कि सन 2000 साल पहले, कब 2000 साल पहले कुषाण जो शासक थे उनकी दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी, तो वो थी मथुरा। और कुषाणों का शासन कब हुआ, लगभग 2000 साल पहले। आगे बात करें, जब मूर्तियां थी, अनेक मंदिर मिले हैं वहाँ पे, तो ये क्या था, एक धार्मिक केंद्र भी था। आगे बौद्ध विहार व जैन मंदिर भी मिले। कृष्ण भक्ति के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं, जो कि आप अच्छी तरह जानते हो। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण भगवान के लिए प्रसिद्ध है। दान का और संक्षिप्त दान का भी उल्लेख मिला है यहाँ पे, और संक्षिप्त अभिलेख मिले हैं। जो अभिलेख हैं मथुरा के, उनकी विशेषताएं क्या है कि ये अभिलेख कैसे हैं, संक्षिप्त अभिलेख हैं। आगे हम बात करेंगे शिल्प व शिल्पकार की। तो शिल्प में जैसे ही बात आएगी तो शिल्प का मतलब हो गया कोई कार्य या कारखाने टाइप की कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक पात्र की, उसका नाम है NBPW। इसका मतलब हो गया उत्तरी काले चमके पात्र। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछे तो हो जाएगी उत्तरी काले चमके पात्र। ठीक है, ये कैसे होते थे, कठोर होते थे, चमकीले होते थे, और किससे निर्मित होते थे, चाक से। बहुत बारीक होते थे, लेकिन क्या होते थे, चमकीले होते थे और कठोर होते थे। कहाँ पर पाए जाते थे, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में ये अधिकतर पाए तो और भी जगह पे जाते थे, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पाए गए हैं, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में। अभी तक हमने भारत की बात नहीं की है, हम बात कर रहे हैं ओनली उपमहाद्वीप की, और उपमहाद्वीप में बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब उपमहाद्वीप का भाग था। आज भारत छोटा सा रह गया, लेकिन उस समय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कपड़ों के केंद्र। उस समय कपड़ों के केंद्र कौन कौन से। अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी भाग में कपड़ों का केंद्र था वाराणसी। कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट करके बताइए वाराणसी कहाँ पर स्थित है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन सी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, आपको ये दोनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। साथ में हम बात करें दक्षिणी भाग की, तो दक्षिणी भाग में मदुरै नाम की जगह फेमस है। और मदुरै में की बात हम पहले भी कर चुके हैं, मदुरै की बात करी थी हम संगम साहित्य के समय पर। कुछ हम बात करते हैं शिल्पकार की श्रेणियों के बारे में। श्रेणी क्या चीज़ है, तो श्रेणी की बात करें तो शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बना लेते थे, और इन संघों को क्या कहते हैं, श्रेणी। अब देखो, शिल्पकार की श्रेणी अलग हुआ करती थी और व्यापारियों की श्रेणी अलग हुआ करती थी। अगर हम शिल्पकार की श्रेणी की बात करें तो इनका काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे व्यापारियों की श्रेणी की। तो व्यापारियों की श्रेणी क्या करती है, व्यापार का संचालन करती थी। अब एक इम्पोर्टेंट जो है अरिकमेडु नगर, उसकी बात करते हैं, पांडिचेरी नाम से इसकी हम बात करते हैं। ये लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। ठीक है, तो कितने साल पहले था ये पत्तन, 2200 से 1900 साल पहले एक पत्तन था। अब पत्तन का मतलब क्या हुआ, एक बंदरगाह था। बंदरगाह होगा तो वहाँ पे जहाज जरूर आएंगे। जहाज क्यों आएंगे, क्योंकि सामान उतारने वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर जहाज के सामान उतारते थे। और किससे बना हुआ था, ये ईंटों से बना एक ढांचा मिला है वहाँ पे हमें। उसको क्या संबोधते, क्या कहा गया है कि गोदाम होगा। जनरली जब सामान वहाँ पे उतर रहा है तो वहाँ पे एक गोदाम भी मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ईंटों से बने ढांचे को क्या बोल दिया हमने, गोदाम बोल दिया। और भूमध्य सागरीय के जो एरिया है उसके एम्फोरा जैसे पात्र हमें यहाँ से मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह का जो व्यापार था वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से था, क्योंकि वहाँ के जैसे जो पात्र है, एम्फोरा जैसे पात्र यहाँ से मिले हैं। अरेटाइन जैसे मोहर लगे चमकदार बर्तन भी हमें यहाँ से मिले हैं। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किससे व्यापार था, रोमन साम्राज्य से, रोम से इसका व्यापार था। मन के बनाने के साक्ष्य भी हमें अरिकमेडु से मिले हैं। अब मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि मनके के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिले हैं। एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ कि जो है मन के बनाने के कारखाने मैंने उस समय आपको पढ़ाए थे
एक का नाम तो मैंने चनहुदड़ो बता दिया और बाकी दूसरे का नाम आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बात करेंगे हम रोम की। अगर हमने यहाँ पे देखा है कि रोम से इसने क्या किया था, व्यापार किया था, थोड़ा सा रोम के बारे में जान लेते हैं। रोम क्या था? रोम एक यूरोप का सबसे पुराना शहर था। कहाँ का था? यूरोप का सबसे पुराना शहर कौन सा था? रोम। 2000 साल पहले ऑगस्टस नाम के एक शासक थे। ऑगस्टस नाम के एक शासक थे, उन्होंने यहाँ पे शासन किया और उन्होंने क्या कहा था? रोम किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था, जिसको मैंने संगमरमर से बनवाया है। किसने बनवाया? ऑगस्टस नामक एक शासक ने। और उन्होंने और क्या बनवाए? रंगमंडल भी बनवाए, बड़े बड़े रंगमंडल भी बनवाए। इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में ये PDF आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम की या फिर व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। अगर आपको पुरानी PDF चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लेना। जैसे कि आप अगर व्हाट्सएप में जाते हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पुरानी PDF को मांग सकते हो और ये PDF मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ जाके ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। CTET का पूरा कोर्स मैं फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट पूरा YouTube पर करवाऊंगा, तो इसलिए आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ में जो क्विज़ वगैरह ग्रुप में पूछी जाती है उसका आंसर सभी लोग दिया करो। जितना आंसर दोगे, एक बार गलती ही तो होगा लेकिन गलत होगा तो अगली बार वो सही भी होगा, तो आंसर सभी लोग दिया करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।